जिसका तुम्हें और मुझे अब तक इंतजार था, फाइनली वो चीज आ ही चुकी है। अब मैं बात कर रही हूँ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 7 की। और सीजन 6 की क्या ही गजब की कहानी रही है, ये तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो फिर बिना किसी देर के फटाफट से आज के इस ब्रांड न्यू सीजन का आगाज करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट एपिसोड और सीजन के आगाज होते साथ ही हमें सबसे पहले द थंडर पनिशमेंट सिटी का सीन दिखाया जाता है। और इस थंडर पनिशमेंट सिटी के जो स्कैर्ड एम्पर है यानी कि ज़ियाओ, वो यहाँ पे गुस्से से तिलमिला रहा था। तभी हमें यहाँ पे ज़ोआन को दिखाया जाता है कि असल में दी थंडर पनिशमेंट एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है, जो कि असल में ज़ियाओ हो का बाप है। और वो अपने बेटे से कहने लगता है कि हुआर, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने आगे की क्या प्लानिंग कर रखी है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर होने वाला है ना, इसमें तुम्हें जियांग फैन के साथ तो कंधे से कंधा मिला के उसका सपोर्ट बन के उसके साथ खड़े रहना है, ताकि तुम्हारी मदद से वो एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन पाए। और अगर तुमने ये कर दिया तो फिर तो तुम्हारे रास्ते आसान हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बेटे को तो बहुत ही ज्यादा चुल मची हुई थी। वो यहाँ पे कहने लगता है कि फादर, माफी चाहता हूँ रूठनेस के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले उस गिनियो के बच्चे को ठिकाने लगाना चाहिए? उसकी हद तो देखो, वो यहाँ तक आ गया है। मुझे मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर, इन दोनों की मौत का बदला लेना ही है, और अगर हमें इसका बदला लेना है तो उसे ठिकाने लगाना ही होगा। ये सुनकर ज़ियाओ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ और अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के पैदा होने से पहले मेरे पास बस एक ही चांस है स्ट्राइक करने का। और चिंता मत करो, अगर इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के इस टाइटल के लिए किन्मो अगर अपना नाम दर्ज कराता है ना, ताकि इस टाइटल को हासिल कर पाए, तो मैं कसम खाता हूँ, मैं उसके ट्रू स्पिरिट के ना ऐसे टुकड़े करूंगा कि उसके टुकड़े टुकड़े को मैं वापस से जोड़ूंगा और फिर मेरे लाइटनिंग रेवोल्यूशन के जरिए से ना उसे टेम्पर करूंगा। और जिसके बाद ना वो कभी जिंदा रह पाएगा और ना ही कभी वो मर पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बॉडी और उसके आसपास के एरिया में काफी ज्यादा थंडर एनर्जी भी गिरने लगती है, जिससे पता चलता है कि कितना ज्यादा ये गुस्से में है। अब तभी हमें उसी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रेड कलर के जायंट से एनर्जी बॉल के अंदर मौजूद था। इसी के साथ इसके बाहर 5 रे ऑफ लाइट्स को हम देख पाते हैं, जो कि वहाँ पे लैंड करते हैं। और जिनमें से एक थे हमारे हुआंग फू यू, जो कि असल में ईस्ट स्कैर्ड एम्परर है। इसी के साथ साउथ स्ट्रीम के जो सिटी गॉड किंग पुताई तो और उनका बेटा पुताई होंग, ये दोनों भी आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जियांग फैन यानी कि मिस जियांगली का फादर भी आ चुका था। और जो माउंट ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर है ना, वो भी इसका साथ देने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। नाम है इनका शेंतुयान। अब इसी के साथ तो बाकी सारे लोग भी इनके सपोर्ट में आने लगते हैं, जिनमें फॉरेस्ट ओशन सिटी के जो स्कैर्ड एम्परर है यानी कि मुकिन, साथ ही स्कैर्ड एम्परर ऑफ लाइट लैंड सिटी यानी कि दुआन मो युन भी आ जाते हैं। इसी के साथ मिस तांगलान भी यहाँ आ चुकी थी, जो कि अकेली है। और इसके साथ जो पर्सन हमेशा मौजूद रहता है, जो कि मेरी फेवरेट है, वो यहाँ मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे तांगलान यानी कि जेल रिपल लेक के एम्परर, जिसके बाद जो हुआ और जोरैन, ये दोनों यहाँ आ चुके थे। अब जोरैन जो कि गॉड किंग बन चुका है, छाती चौड़ी करके यहाँ सभी को देखा जा रहा था, लेकिन अचानक से स्पेस में रिपल्स होते हैं और जो जोरैन का फादर है यानी कि जो हुआ, वो भी उसी ओर देखने लगता है, जहाँ एक एक करके दिग्गज आने लगते हैं, जिनमें अपना किन्मो, मिस जियांगली, मास्टर जी और बाकी सारे लोग एक एक करके एंट्री मारते हैं। और क्या इस किन्मो की ऑरा इतनी ज्यादा डेडली थी, कैसे आते साथ अपनी ऑरा को वो चारों ओर एक्सपेंड कर देता है और सबको बता देता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। देखने वाली बात ये थी कि उसके साथ गॉड यी फेंग, साथ ही गॉड ऑफ डेथ यानी कि जुओ क्यूलिन भी उसके साथ आ चुकी थी। यहाँ पे देखकर सभी लोग उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और साथ ही किन्मो को देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा, तो ये किन्मो है मिस्ट सिटी का। यहाँ पे सबके होश उड़ चुके थे जब किन्मो को वो देखते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि किन्मो भी उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को हथियाना चाहता है। इसी की वजह से वो यहाँ पे आया है, वरना क्यों आता। अब यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे ना, जो दूर दराज में मौजूद थे, जैसे किन्मो की ऑरा को फील करते हैं, उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं। और आए है बेचारा को देखो यार, कितने सस्ते से कपड़े दे दिए। तो यहाँ पे जो बंदा था वो आगे आते हुए कहने लगता है कि गॉड किंग किन्यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। सच में मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आपसे मिल भी पाऊंगा, पर जरा देखिए, आज मेरी इच्छा, बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। इसी के साथ ये लोग हंसी मजाक करने लगते हैं और मास्टर ली की नजर जाती है जियांग फैन के ऊपर यानी कि अपने भाई के ऊपर। और यहाँ बाकी सारे लोग भी आकर ना किन्मो को कंग्रेचुलेट करते, उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तभी यहाँ प्याओ मियाओ गॉड किंग, जो कि ड्यूअल डोमेन आइलैंड की गॉड किंग है, वो यहाँ पे आ जाती है और किन्मो की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली मैंने जिसके बारे में इतना कुछ सुना था, मैं उससे मिल रही हूँ। जितना आपके बारे में मैंने सुन रखा था, आप उससे भी ज्यादा कमाल के हैं। अब तभी गुफा, जो कि एक और गॉड किंग है, वो भी यहाँ पे किन्मो को ग्रीट करता है। यहाँ पे किन्मो सभी से कहने लगता है कि आप सभी को इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तभी हम यहाँ पे ब्रदर दुआनमो को देखते हैं, जो कि यहाँ मनी मन कहने लगता है कि ब्रदर किन्मो, अगर बात फेम की जाए ना, तो भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तुम इसमें काफी आगे निकल चुके हो। जितने भी यहाँ पे गॉड किंग के टाइटल को होल्ड करने वाले पर्सन है, सब के सब तुम्हारी ताकत से बहुत ज्यादा डरते हैं। यहाँ वो टेलीपैथी के थ्रू से ये सारी बातें भी बता रहा था, जो सुनकर किन्मो की नजर भी उस पर जाती है और वो कहने लगता है कि ब्रदर दुआनमो, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आग लगने की स्मेल आती है और ये आग लगी थी यहाँ पे जोरैन के दिल में, जो कि किन्मो को देखकर अपने फादर से कहता है कि आपने देखा ना, ये हमारे सामने कितना बन रहा है।
है कि हम यहाँ पे चुपचाप मुंह उठा के खड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। जस्टिस का फादर कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। इसी के साथ ये जो सेलेस्टियल माउंटेन है ना, इसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी ऑरा रिलीज होती है जो कि किन्मो सेंस कर लेता है। लेकिन जो एनर्जी ऑरा निकल रही थी ना, वो किन्मो को काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है उसके बनाए गए उस न्यू यूनिवर्स पावर के। इसी के साथ दो और कमाल के पर्सन यहाँ आ जाते हैं, जिनमें से एक मेरी फेवरेट है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ आशरा गॉड किन्मो को देखते साथ ही उसके पास जाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि क्या बात है, तुमने तो इतने कम वक्त में कितना सारा स्ट्रेंथ गेन किया है। किन्मो उनके पास आता है, साथ ही यहाँ पे जो सन लियान और जो आंशुन है ये भी किन्मो की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मेरी फेवरेट पर्सन यानी कि मिस यूशा जो कि ब्लड डीमन क्वीन है, वो यहाँ पे कहने लगते कि अरे रे मेरे छोटे भाई को देखो तो इतने कम वक्त में गॉड किंग बन गया। हाँ क्या बात है, एक मिनट मुझे गेस करने दो, तुम यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल टाइटल के लिए लड़ना चाहते हो, है ना? फिर तो बड़ा मजा आएगा। अब किन्मो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी क्यूरियोसिटी के चलते आ गया, मैं देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि जरा इस बैरियर को देखो, ये कितना ज्यादा ब्राइट रेड है, क्या आप इस बैरियर के बारे में कुछ भी जानते हो? जस्ट यहाँ पे लुओफेन यानी कि आशरा गॉड किंग वो कहने लगता है कि असल में हम इसे गॉड किंग केज कह के बुलाते हैं। किन्मो हैरान था, लेकिन यहाँ पे आशरा गॉड कहने लगता है कि जब तक ये गॉड किंग केज यहाँ पे रहेगा, कोई भी अपनी मर्जी से ना तो एंटर हो सकता है ना ही अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है। हम बस यहाँ पर रिलीफ पैसेज का ही इंतजार कर सकते हैं। तो तुम समझ ही गए होगे कि क्यों इसे एक गॉड किंग केज कहा जाता है। तो मैं बस यहाँ पे ना तुमसे हेलो कहने के लिए आया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है। अब ये कहते साथ ही वो किन्मो से कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी मेरे मेंशन में जरूर आओगे, जिस पे किन्मो हाँ में जवाब देते हुए उन्हें अलविदा कहता है। अब तभी जो मास्टर ली है वो कहने लगते हैं कि किन्मो डिवाइन रियलम जितना तुम आसान समझते हो उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर असल में 47 गॉड किंग्स है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी पूरे नहीं है, और अगर हम लोगों को मिला लिया जाए तो इस वक्त यहाँ पर बस 44 गॉड किंग्स मौजूद है, जिसका मतलब यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों की कमी है। और जब तक वो नहीं आते मामला इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और जहाँ तक मुझे याद है 2 गॉड किंग्स जो है वो काफी अरसे से मिसिंग है, इनका कोई नामो निशान तक नहीं। और मैं समझ नहीं पा रहा ये आखिरी वाला कौन है, ये कौन है कि जिसके बारे में मुझे खबर नहीं, क्या वो हाल ही में बना है? अगर बना है तो मुझे पता क्यों नहीं? अचानक से वापस से ये पूरा का पूरा जगह शेक करने लगता है और एक टेरिफाइंग एनर्जी ऑरा जो है वो इसी माउंटेन से निकलने लगती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उस ओर जाता है। और तभी सबकी नजर जाती है रिलीफ पैसेज पे, जो कि धीरे धीरे करके ओपन होने लगता है। ये देखकर तो बाकियों के चेहरे पे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जैसा कि सभी को पता है कि एक बार ये रास्ता ओपन हो जाए ना, तो इसके अंदर जाने पर इन्हें भरपूर तादाद में ट्रेजर्स मिलेंगे। बस फिर क्या, इन सभी में रेस लग जाती है जल्द से जल्द उन सारे ट्रेजर्स को हड़पने की, और एक एक करके ये सब के सब उसी ओर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर किन्मो, मिस जियांगली और सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे कि कैसे ये सभी लोग इस मौके को बुलाने में लग जाते हैं और सब के सब बिना किसी चीज की परवाह किए उसके अंदर जाने लगते हैं। अब यहाँ मास्टर ली है वो किन्मो को और बाकियों को बताने लगते हैं कि इस रिलीफ पैसेज के अंदर, मैं पहले ही बता दूं कि जो टेलीपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है और यहाँ पे उड़ना भी लगभग नामुमकिन है। अब तभी हमें इसके अंदर का सीन दिखाया जाता है और नरेटर वॉइस भी हमें बताने लगती है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये जो पैसेज है ना, ये तब से एग्जिस्ट करती आ रही है जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर हुआ था, और उस वॉर के बाद से ही ये जगह अब तक बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। यहाँ पे किन्मो और मिस जियांगली और मास्टर ली भी एंटर हो जाते हैं और मास्टर ली इसके बारे में जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो किन्मो और जियांगली दोनों को बताने लगते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि सबको ये तो पता है कि ये पैसेज तब से लेकर अब तक एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किसने इस पैसेज को बनाया है इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। वो मिस्टीरियस पर्सन अभी भी अननोन है। तभी किन्मो की नजर जाती है इन्हीं वॉल्स के ऊपर बने कार्विंग्स के ऊपर। वो इन्हें देखकर पूछने लगता है कि जरा इन कार्विंग्स को देखो, इसके अंदर तो कोई नेचुरल दाव मौजूद ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये दावलेस है। ये गैस कर पाना भी कि कौन से वर्ड को एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है वो भी पूरी तरीके से अननोन है। चाहे जितना कोशिश कर लूं मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इन इमेजेस के अंदर मैं दाव इंटेंट को फील कर पा रहा हूँ। तभी सामने मौजूद मिस जियांगली को एक स्टार नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो भी हैरान हो जाती है और पलक झपकते ही ये लोग भी सफर तय करते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं। और पास से देखने पर पता चलता है कि दूर से जो तारे जैसा चमक रहा था असल में ये एक ब्लेड है, जिसे देखकर तो किन्मो की आंखें भी चमक उठती है और वो उसके करीब जाता है और जैसे ही किन्मो से टच करता है ना, तो एक टेरिफाइंग सा रिबाउंड फोर्स इससे जनरेट होता है और आसपास की एरिया में एक बहुत ही टेरिफाइंग सा फोर्स अनलीश होता है। किन्मो इसे टाइटली होल्ड करते हुए इसे उठाने की कोशिश करता है और भाई साहब यहाँ जो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होती है ना, वो सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिससे स्पेस तक शैटर्ड कर जाता है। इतना बड़ा वाला दरार इसमें पड़ चुका था कि दूर से ही इसे देखा जा सकता था। अब तभी इसके स्वॉर्ड इंटेंट की स्ट्राइक को देखकर किन्मो खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि जरा देखो, मुझे लगा नहीं था कि इतना मैसिव स्वॉर्ड इंटेंट किसी स्वॉर्ड में मौजूद हो सकता है और इसके अंदर कॉस्मोस शैटरिंग का माइट मौजूद है और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के बॉर्न होने का जो इम्पैक्ट होता है वो भी अभी मैंने फील किया। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे ख्याल से जो रिलीफ उन्हीं का कुछ इंटेंट
इसमें मौजूद होगा। अब तभी ये लोग चलते चलते इन्हीं सवालों के साथ आगे पहुंच जाते हैं और इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई जैसी जगह मौजूद है और ये असल में इसी सेलेस्टियल माउंटेन का एक ऐसा एरिया है जो कि कोर एरिया को लीड करता है। बेसिकली ये लोग इसके अंदर आ चुके थे। तभी यहाँ पे ये सब देख कर ना जो मिस जियांग है वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाती है और यहाँ पे किन्मो को अपने भाइयों के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई यहाँ नहीं है। काश वो भी गॉड किंग रेलम में पहुंच जाते तो कितना मजा आता, वो भी यहाँ पे देख पाते, ये सारी चीज ऑब्जर्व कर पाते। अब तभी इनके सामने कंपास जैसी चीज दिखाई जाती है जिससे एक टेरिफाइंग सी ऑरा निकलती है जो कि एक मिस्ट की शेप में थी, जो कि किनियो समेत सभी को छू के निकल जाती है। और ये देखकर तो वो भी हैरान थे कि आखिर अभी अभी किस चीज ने इनकी बॉडी को छुआ। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सारे जो गॉड किंग्स थे ना उनका भी सेम ही हाल था, वो लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान था और जो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए थे उनका रिएक्शन तो और भी ज्यादा देखने लायक था। अब अचानक से यहाँ पर एक वर्टेक्स टाइप का बनने लगता है और इनके सामने स्टोन से बना हुआ एक गेट उड़ता हुआ आता है जिसके चलते किन्मो का ध्यान भी इसकी ओर जाता है और वो मास्टर ली से कहने लगता है कि एक बात बताइए, हम लोग तो इसके अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते ना, आप ही ने कहा था कि स्पेस के अंदर हम टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते और ना ही उड़ सकते हैं, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पे उड़ सकते हैं। जिसमें मास्टर ली कहने लगते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो जाके देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। अब गॉड ऑफ डेथ मास्टर ली समेत सबके सब किन्मो के साथ पहुंच जाते हैं उसी गेट के पास, जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे थंडर का बना हुआ एक गेट हो। अचानक से इसके ऊपर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट अपीयर होते हैं और साथ ही एक वॉइस इन्हें सुनाई देती है जो कि बताने लगता है कि जब सेलेस्टियल वॉर चल रहा था ना, ये उस जमाने की बात है और तभी हमें एंशिएंट टाइम में ले जाया जाता है, जहाँ एक एंशिएंट वॉइस बताने लगती है एंशिएंट टाइम में जो भी स्पेस टाइम लॉ को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लेता है वो आगे चलकर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाता है और खुद मदर कल्ड्रन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजर वो खुद उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के लिए स्पिरिचुअल ट्रेजर को नर्चर करती है और वो जो स्पिरिचुअल ट्रेजर वो नर्चर करती है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक के अंदर टाइम लॉ मौजूद है और भर भर के मौजूद है। इसी के साथ हमें उसी बड़े से कल्ड्रन का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 अलग अलग टाइप के ट्रेजर्स हम ऊपर देख पाते हैं और ये जो एंशिएंट वॉइस है वो बताने लगता है कि जो भी लॉस को कॉम्प्रिहेंड करने में नाकाम हो जाता है लेकिन फिर भी ये सारे ट्रेजर्स को वो ऑब्टेन कर लेता है, फिर भी वो एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाएगा और उसे एक ट्रू एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का दर्जा भी दिया जाएगा। यहाँ पे किनियो भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या बिना उस पावर को कॉम्प्रिहेंड किए, उस लॉ को समझे हम फिर भी बन सकते हैं। पर मुझे तो लगता है कि इसे कोई भी कॉम्प्रिहेंड कर सकता है और बहुत ही कम वक्त में, जिसका मतलब ये है कि अगर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना है तो बस उसके लिए एक और रास्ता बचता है और वो है, तभी मास्टर ली कहने लगता है कि हाँ, और वो है तुम्हें सबके रास्ते को बंद करना होगा और खुद सबसे पहले जाकर उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल करना होगा। ये सुनकर किन्मो मिस जियांगली की तरफ देखता है और कहने लगता है कि पर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फिर, क्योंकि डिवाइन रियलम में फिर सारे के सारे गॉड किंग को तुम्हें अपना दुश्मन बनाना होगा और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एक बार अगर हमने सबको दुश्मन बना लिया तो हमें अपनी आखिरी सांस तक सभी से फाइट करते रहना होगा और एक ऐसा ब्रूटल बैटल यहाँ चलता रहेगा जिसका जैसे कोई अंत ही नहीं। ये कहाँ से फायदे का सौदा हुआ। जिसमें मास्टर जी कहने लगता है कि तो तुम्हें क्या लगता है एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना इतना आसान है? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेलेस्टियल बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगा देनी पड़ती है। तभी वो बताने लगते हैं कि पहले जब 9 नीदर गॉड किंग अकेले 10 लोगों से फाइट कर रहा था तब उसने सभी को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी, लेकिन एट द एंड स्टिल वो फिर भी मारा गया और क्योंकि वो सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर था फिर भी संख्या की तादाद में ये लोग ज्यादा थे और एक कभी 10 के आगे जीत ही नहीं सकता जब तक कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ ना आ जाए कि तुम अकेले इन सबको हैंडल कर पाओ। अब तुम समझ ही गए होगे कि क्यों यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और एक सेलेस्टियल बनने के लिए यही सारे जो गॉड किंग्स है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होने वाले हैं। लेकिन इस बार ये जो सभी लोग तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं ना, अगर इनमें से आधे भी बच पाते हैं तो समझ लेना कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि जो ब्रूटल बैटल की बात मैं कर रहा हूँ उसमें 90% लोग मारे जाते हैं। तभी पोइन इसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब तभी यहाँ की जगह वापस से शेक करने लगती है, जिसके चलते इन सभी को पता चल जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो कि इससे पहले आए हुए थे, कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि क्या इतनी जल्दी मदर कल्ड्रन इतनी जल्दी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को इमर्ज करने वाली है? यकीन नहीं होता कि हम इतने ज्यादा लकी निकले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने जो स्टार जैसा दिख रहा था, जो कि कंपास का ऐसा लग रहा था पार्ट है, अचानक से वो रोटेट करने लगता है और ये असल में उस जायंट से जो कल्ड्रन है ना, उसका ऊपरी लिड है। इसी के साथ ये स्टार तेजी से रोटेट करने लगता है और इसके ऊपर जो एंशिएंट टेक्स्ट बने हुए थे ना, जो रून्स बने हुए थे, वो धीरे धीरे करके ग्लो करने लगते हैं और एक एक सर्कल पूरा हो जाता है। अगले ही पल वो आसपास की जितनी भी सक्शन फोर्स के जरिए से एनर्जीज होती है उन्हें ड्रेन कर लेती है और सामने ही पल भर में हमारे सामने वो जायंट सा एंशिएंट कल्ड्रन यानी कि मदर कल्ड्रन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स वो उभर के सामने आ जाता है, जो कि अपने अंदर से 7 कलर लाइट को इमिट करती है। यहाँ पे ये कल्ड्रन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सभी लालची गॉड किंग्स की आंखें इसी पे सेट हो जाती है। तभी यहाँ पे लियार समझ आती है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है और वो किनियो से कहने लगती है कि किनियो, हमें यहाँ से पहले
निकलना होगा क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए वो अपने बेली को सहलाने लगती है। तभी किन्मो कहता है कि ये जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर है ये अगले 10 सालों के अंदर अपीयर नहीं होगा, तो हम तब तक थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। एक बार हमारा बच्चा दुनिया में आ जाए फिर हम आकर इस नजारे को देखेंगे। जिस पे मास्टर ली भी कहते हैं कि हाँ ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो चलो फिर हम यहाँ से निकलते हैं और वैसे भी अभी हमारे पास बहुत वक्त है। अब किन्मो से ले जाने लगता है तभी मिसेस जियांगले की नजर अपने फादर पे जाती है जो कि उससे काफी दूर खड़ा था। वो उदास थी, अपने फादर से बात करना चाहती थी लेकिन हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अब वो यहाँ से किन्मो समेत सभी के साथ जाने लगती है और जैसी वो चली जाती है उसके फादर की नजर उस पे जाती है और वो कहने लगता है कि किन्यो ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। एक बार मैं उस स्पिरिचुअल सेलेस्टियल ट्रेजर को ऑब्टेन कर लूँ ना और एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल बन जाऊँ तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा किन्यो। जिस कचरे को इस वक्त लियार कैरी कर रही है ना मैं उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। देखो 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 सीजन 6 में अंकल जी को कितना सीधा दिखाया गया था। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो जियांग फैन है ना वो बिल्कुल लालच में अंधा हो चुका था, उसे हर हाल में सेलेस्टियल बनना ही था और इसके लिए तो वो अपनी बेटी, उसके बच्चे और उसके हस्बैंड सभी को दांव पे लगा देता है। तभी यहाँ पे जोनान के फादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर जियान फैन चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त तो तुम्हें बस फोकस करना चाहिए कि तुम कैसे जल्द से जल्द उन ट्रेजर्स को हासिल कर पाओ और बाकी सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। और एक बार आप सेलेस्टियल बन जाओ ना तो वैसे भी लियार तो हमारी ही बहू बनेगी है ना, तो हमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब अपने गुस्से को शांत कीजिए और चलिए यहाँ से निकलते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इतने टाइम बाद हाउसी का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जीशिया के साथ मौजूद था और वो यहाँ से काफी दूर जा रहा था और फ्लावर आइलैंड की तरफ जाते हुए हाउसी से कहने लगता है कि जीशिया ये जो फ्लावर्स तुम देख रही हो ना ये सब के सब असल में फ्लावर आइलैंड से बिलोंग करते हैं, कितने ज्यादा खूबसूरत है, इन्हें करीब से देखना चाहोगी। जिसमें वो मान जाती है और जीशिया का हाथ पकड़ते साथ ही वो उसे उस फ्लावर गार्डन में ले जाता है। असल में जीशिया को ना अपना हाफी काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। आफ्टर ऑल उसके दोनों भाइयों ने तो घर बसा लिया, अब उनके पास टाइम का है उसके साथ खेलने के लिए। बस फिर क्या उसे भी कोई मिल गई और अब वो बस कैसे न कैसे करके उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। इस दौरान वो जीशिया से काफी बातें करता है और तभी कहता है कि तभी एक फूल तोड़कर उसके हाथों में देते हुए कहता है कि ये आपके लिए। जस्ट फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि हुआंग फू वाकई में आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड है। यहाँ पर जिस वे में जीशिया उसका शुक्रिया अदा करती है और उसकी तारीफ करती है, यहाँ हाफी का जो दिल है ना वो यहाँ पे नगाड़े बजाना शुरू कर देता है। इतनी जोर से उसकी हार्ट बीट करती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चोक कर जाएगा और तभी हाफी को लगता है कि हाँ बस यही मोमेंट है, अब मुझे कह देना चाहिए। इससे पहले कि वो कह पाता है अपने दिल की बात तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कहने लगती है कि जीशिया आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ब्रदर हुआंग यू आखिर तुम जीशिया को यहाँ क्यों लाए हो, आखिर तुम क्या करने की फिराक में हो। हाँ अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस लेडी का नाम होंग यून है। यहाँ इसकी बातें सुनकर हाफी का चेहरा लाल हो जाता है, वो अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश करता है और तभी जीशिया से कहने लगती है कि होंग यू उसके बारे में ऐसा मत कहो, वो तो मुझे यहाँ पे फ्लावर फील्ड दिखाने के लिए लाया था, तुम शायद भूल चुकी हो लेकिन लास्ट टाइम जब गॉड किंग हमारा पीछा कर रहा था ना तो इसी ने हमारी जान बचाई थी। उसके बाद सुनकर ना होंग यू कहने लगती है कि मेरी बहन तुम कितनी ज्यादा भोली हो, तुम सब पे इतनी आसानी से कैसे ट्रस्ट कर लेती हो। हाँ अब हाफी यहाँ पे छटपटा रहा था अपने मन की बात बोलने के लिए कि तभी उसे किनियो का मैसेज मिल जाता है और वो उसे अपने पास वापस बुला लेता है और कहता है कि जल्दी आओ क्योंकि तू बहुत ही जल्द चाचा बनने वाला है। ये सुनकर तो हाफी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सच में बेटी हुई या बेटा कौन हुआ है। अब ये सुनकर जो जीशिया है वो कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। जस्ट वो कहने लगता है कि लेडीज प्लीज मुझे माफ करो, आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे निकलना होगा क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ना वो बहुत ही जल्द पिता बनने वाला है, यानी कि मैं चाचा बनूंगा, इसलिए मुझे निकलना होगा और मैं आपसे बाद में आके मिलूंगा, ठीक है। जिस पर जीशिया कहने लगती है कि जो पैलेस मास्टर है ना उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमारे मेंशन के बारे में किसी भी आउटसाइडर को कभी पता ही ना चले। जिस पे हाफी समझ आता है और वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हें इस जगह के बारे में फिक्र करने की जरूरत है, तुम आराम से अपने घर जाओ, अगर फ्यूचर में कभी हमारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है और उसे देख कर ना जीशिया उसे रोकने वाली थी पर तभी यहाँ पे इसकी सिस्टर कहती है कि तुम पागल हो एक नंबर की और दोबारा ऐसे बिना बताए कहीं पे निकल मत जाना। जिस पे वो कहने लगती है कि पर होंग यू ऐसा नहीं है। जिस पे उसकी बहन कहने लगती है कि एक बात जान लो अच्छे से, होंग यू उसका असली नाम नहीं हुआ तो, और वैसे भी मैंने तो आज से पहले कभी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं सुना जिसका नाम होंग यू है, हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा और हाँ ज्यादा उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तो उसे और ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वो मनी मन उस फ्लावर को देखते हुए कहने लगते है कि होंग यू उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्मो के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्मो का फादर ऑलरेडी मौजूद था यानी कि किंदाई, और उससे भी अब सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही जल्द वो भी दादा बनने वाला है और कहता है कि न जाने आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, सब कुछ ठीक तो होगा ना। यहाँ पे किन्मो समेत उसके दोनों भाई किन जेंग और जो किन फेंग है ये दोनों भी मौजूद थे और किन्मो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और ये 15वीं बार है जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे जाके एक बार चेक करने दो, मुझे यार की फिक्र हो रही है। तभी उसके भाई उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि किन्मो तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं जा सकते, पर तभी बच्चे के किलकाने की आवाज से चारों ओर सुनाई देती
देती है सभी को। यहाँ आसमान में एक ब्राइट रोशनी इमिट होती है और वहीं से इस बच्चे की किलकारी की आवाज आती है। वो रो रहा था और सभी का ध्यान सीधा उसी ओर जाता है। अब तभी किन वो हाफते कांपते हुए सीधा रूम की ओर दौड़ता है जहाँ बाइलिंग उसे नजर आती है। वो कहने लगता है कि बाइलिंग बताओ कैसी है लिया। जिसपे वो कहने लगती है कि आराम से पहले सांस तो लो, चिंता मत करो, सिस्टर और उसका बेटा दोनों बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर किन्मो समेत सभी के चेहरे में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चारों ओर खुशी का माहौल था कि किन्मो को एक बेटा हुआ है और दोनों सेफ है। किन्मो इमीडिएटली लियार से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तभी किंडाई जो कि दादा बनने के बाद इतना ज्यादा खुश था कि जितना तो ये अपनी शादी में भी नहीं हुआ था, और खुशी के बारे कहने लगता है कि मेरा सबसे छोटा बेटा फाइनली आज पिता बन चुका है। इसके साथ किन्मो सीधा लियार के रूम में पहुंच जाता है जहाँ लियार की गोद में उसका बच्चा मौजूद था और जो कि दिखने में इतना क्यूट लग रहा था कि कहीं से भी ये 1 घंटे का बच्चा तो लगता ही नहीं है और वो भी इतना बड़ा। अब किन्मो से जाके प्यार करता है। तभी लियार कहती है कि बताओ आखिर हम इसका नाम क्या रखें। यहाँ पर उस बेबी के ना इतनी अडोरेबल आइज को देखकर किन्मो स्माइल करते हुए कहता है कि आज से हम हमारे बच्चे को किन्सी बुलाएंगे। हाँ भाई वाह, मानना पड़ेगा, चुन के नाम निकाला है इससे। यहाँ पे किन्सी नाम सुनकर साथ ही इस लियार को कुछ याद आता है और वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि किन्सी, मेरा बेटा किन्सी, कितना प्यारा नाम है ना ये। तभी किन्सी भी उसे देख के स्माइल करता है। अब तभी लियार बताने लगती है कि ये इतने सालों से मेरे पेट के अंदर मौजूद था, न जाने इसके अंदर ऐसी कौन सी बात होगी जो कि इसे बाकी बच्चों से अलग बनाएगी। और किनियो, एक चीज तुमने नोटिस की, ये जब से पैदा हुआ है बस एक बार ही रोया है, इसके बाद से ये बस हंसता हुआ आ रहा है। अब किन्मो से ना रहा नहीं जाता, इसके अंदर का बच्चा जाग जाता है। वो उससे कहने लगता है कि चलो चलो अब कहो पापा, लेकिन किन्सी कोई जवाब नहीं देता और बस तुतलाता रहता है। ये देखकर लियार बहुत ज्यादा हंसती है और कहने लगती है कि ये भी छोटा है, इतनी जल्दी कैसे बोलेगा। लेकिन तभी किन्सी जो है इमीडिएटली उसे पापा कहता है, जो सुनकर तो किन्मो भी हैरान था और कहने लगता है कि लियार तुमने सुना ना, इसने अभी अभी बोला। तभी वो उससे कहता है कि चलो बोलो मामा। अब यहाँ लिटिल सी वो भी कहता है। जो सुन के तो ये दोनों समझ जाते हैं कि इनका बेटा वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब तभी किनियो यहाँ अपने पास एक फायरवॉल को रेडी करता है और कहने लगता है कि लिटिल सी जरा मेरी तरफ देखो। और तभी वो उसके ब्लड रॉक को इसके अंदर रिफाइन करते हुए चेक करता है और अगली पल ये जो फायरवॉल था ये और तेजी से यहाँ पे ग्लो करने लगता है, जो देखकर किन्मो काफी ज्यादा सरप्राइज था और हंसते हुए कहता है क्या बात है छोटे नवाब, लगा नहीं था इतने कमाल के तुम निकलोगे। यहाँ ठीक है, फिर आज से ये जो फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल है, आज से ये तुम्हारे अंदर ग्रो करता रहेगा और तुम्हारे साथ ही बड़ा होता रहेगा। ये कहते साथ ही वो स्पिरिट पर्ल को उसकी तरफ थ्रो करता है और जो किसके फोरहेड के जरिए से उसके बॉडी के अंदर समा जाता है। जो भी पेरेंट्स ये चीज देख रहे हैं कृपया अपने बच्चों के साथ ये सब ना दोहराएं, ठीक है, वो कल्टीवेटर्स के बच्चे। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरसी ऐसे ही बड़ा हो जाता है और एक दिन वो जब अपने फादर के साथ यानी किनियो के साथ खेलने के लिए फील्ड की तरफ जाता है तो यहाँ किन्मो उसे पकड़ने में लग जाता है। किन्सी तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपने फादर को काफी पीछे छोड़ दिया और वो उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि ये मैंने आपको पीछे छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे। वैसे करते करते अचानक से वो एक चीज से टकराता है और जैसे ही पलट के देखता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन मौजूद था, एक बहुत ही खतरनाक से बीस्ट का जिसकी आईज रेड थी। किनियो उल्टे पैर रोते हुए भागता और कहने लगता है कि फादर ये क्या चीज है। किनियो से कहने लगता है कि अरे रे ये तो बस एक फेक सा स्केलेटन है, आखिर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। जिस पे किन्सी रोते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो आपने जानबूझ के ये सब किया कि आप किन्सी को डरा पाओ। हाँ, एक मासूम सा बच्चे को डरा के आपको शर्म नहीं आ रही। उसके ये प्यारी बातें सुनकर किन्नो स्माइल करता है और कहने लगता है कि असल में ये ना मेरे बचपन से जुड़ी हुई एक चीज है जैसे कि मैंने आज तक संभाल के रखा है। इसी के साथ गाइस सीजन 1 के किन्मो के वो सारे दोस्त जो कि उसके मॉडल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं हमें वो दिखाए जाते हैं। अब अगर तुमने सीजन 1 अच्छे से देखा होगा तो जब किनियो ट्रेनिंग के लिए गया था तो तब किनियो की मुलाकात तो कभी लेकिन 2 बच्चों से हुई थी जो कि आगे चलकर इसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और उन्हें ही याद करते हुए किनियो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर वो यहाँ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए उसके पास ले जाता है और कहने लगता है कि लिटिल सी जरा तुम्हारे स्किल्स को ना थोड़ा चेक किया जाए। तभी यहाँ पे वो जो स्केलेटन बीस्ट था ना ये वापस इसे पहले जैसा कर देता है और इसके अंदर जान आ जाती है। अब गाइस तुम्हें याद होगा कि सीजन 1 में किनियो इसी का सामना कर रहा था और इस बंदे ने तो उसकी नाक में दम करके रखा था। अब जो किन्सी था वो इसके साइज को देखकर काफी ज्यादा डरता है, जो देखकर किनियो से कहने लगता है कि चिंता मत करो तुम्हारा ओपोनेंट ये नहीं है और फिर वो उसे श्रिंक करके छोटा कर देता है। अब इन सारे छोटे छोटे बीस्ट को देखकर वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब तो इन्हें मैं बहुत इजीली हैंडल कर लूंगा। ये कहते हुए वो आगे आता है और इन सभी की बैंड बजा के रख देता है जहाँ पर वो अपने मुंह से एक फायर अटैक भी करता है जिसके चलते ये जो बीस्ट थे ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी किन्सी आगे आता है और इन्हें अपने पीछे दौड़ा लेता है और सामने आ रहे उस बीस्ट को एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है और पीछे से जो बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है उसे वो उल्टे हाथ का पंच मारकर वहीं पे लिटा देता है और तभी सरप्राइजिंगली एक और बीस्ट आकर बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता उसकी आंख के पास आकर वो बीस्ट पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, जो देखकर किन्सी भी पैनिक कर चुका था। पर तब तक किन्मो आके उसे संभाल लेता है और ये देखकर किन्सी इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हार गया फादर। तभी उसका फादर उसे कंधे पे बिठा लेता है और कहता है कि अगर एक चील ऊंचाई पे उड़ना चाहती है तो उसे
गिर के ही सीखना होगा। जब तक हमारे हाथों में नाकामयाबी नहीं लगेगी तो हम कैसे सीखेंगे। सही मायने में फेलियर ही सक्सेस है। अगर हम इससे कुछ सीखते हैं तो आज तक जितने भी लोग आए हैं ना इस दुनिया में, उन सभी ने अपनी हार से कुछ ना कुछ सीखा है, तभी आज वो इस मुकाम पे है। मेरे बेटे, हारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम हार से कुछ सीखते हो ना तो सही मायने में यही तुम्हारी जीत है। अब तभी ये लोग अपने अपने मेंशन में आ जाते हैं। अब तभी ये लोग अपने मेंशन आ जाते हैं जहाँ पर किन्सी अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि डैड मॉम, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी इससे भी बहुत बड़ा और आलीशान मेंशन बनाऊंगा, फिर मैं आप दोनों को भी वहाँ रहने दूंगा। ये सुनकर किन्नी उससे कहने लगता है कि अच्छा तुम एक मेंशन बनाओगे, तो बताओ आखिर किस टाइप का मेंशन तुम बिल्ड करने वाले हो। जिस पे वो कहता है कि अरे आपको पता नहीं है, मैं इससे बहुत बड़ा मेंशन बनाऊंगा। नहीं, बहुत बड़ा, मेरा मतलब बड़े से बड़ा बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा सा पर्पल मिस्ट्री मेंशन। ये कह के वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी यहाँ लियार उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर करोगे। अब तभी यहाँ पर एक तेज रोशनी छा जाती है, जिसके चलते किन्मो लियार सभी का ध्यान उस ओर जाता है और हवा में हमें यहाँ पे 6 पंखों वाला एक इंसान नजर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल है और इन्हें द फ्लोटिंग फेदर एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कहा जाता है। जो कि यहाँ आते साथ ही किनियो और लियार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। अब तभी अचानक से हवा में एक और ब्लैक होल बनता है, जिसके ऑरा को फील करके तो यहाँ पे किन्मो को भी थोड़ा सा डर लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर इस वक्त तो कौन आ गया और दूसरा पर्सन कौन। तभी यहाँ एक ब्लैक रॉब पहने हुआ एक मिस्टीरियस सा पर्सन अपीयर होता है, जो कि असल में सेकंड ग्रैंड मिस्ट कंट्रोलर है, जिनका नाम लिन मैंग है और जो कि आते साथ ही यहाँ पर अपने लिन मैंग कॉस्मोस को क्रिएट कर लेते हैं, जो देखकर तो किन्मो भी पूरी तरीके से अमेज्ड हो चुका था। यहाँ पे सीनियर लिन मैंग जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं ना तो यहाँ का स्पेस पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है। ये देखकर तो किन्मो भी शॉक था और कहने लगता है कि जरा इनका ऑरा देखो, इनकी ऑरा से हमारे आसपास का स्पेस इतनी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, पर ना जाने क्यों ये ऑरा मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही है, बिल्कुल ऐसी ऑरा जो कि मैंने उस रिलीफ पैसेज के अंदर फील किया था। अब यहाँ पे लिन मैंग जो है वो अपना रॉब हटाता है और इनके सामने आ जाता है और अपना लिटिल सी यानी कि किन्सी, वो तो यहाँ पे अपनी माँ के पीछे छुप चुका था। यहाँ पे ब्रदर लिन मैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और तभी किन्मो और लियार दोनों से रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं और तभी जो ब्रदर फ्लोटिंग फेदर है वो आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि किनियो, आज मेरे मास्टर खुद आए हैं तुम्हें पर्सनली कंग्रेचुलेट करने के लिए, और हाँ, तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए ना मैं और मेरे मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे एक सेलेस्टियल के मास्टर का सुनकर ना किन्मो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्डर लिन मैंग है वो किन्मो से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे एल्डर वेल्डर कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सेकंड ब्रदर सही लगे, अगर तुम सही समझते हो तो तुम मुझे बस अपना सेकंड ब्रदर कह के बुला सकते हो। ये सुनकर तो किन्मो को बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे मिस लियार और अपने बेटे किन्सी दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। अब किन्सी को देखकर ब्रदर लिन मैंग कहने लगता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। ये कहते हुए वो उसके फोरहेड की तरफ एक एनर्जी पर्ल को थ्रो करते हैं और जिसके चलते उसके आसपास एक ऐसी स्पिरिचुअल फायर लग चुकी थी, जिसके चलते किन्सी के बॉडी के अंदर मौजूद वो जो फायर सोर्स स्प्रिट पर्ल था ना, वो काफी हद तक एनहेंस हो चुका था और पलक झपकते ही वो पूरी तरीके से रिफाइन भी हो जाता है, जो देखकर मिस लियार भी शॉक्ड हो जाती है। और तभी यहाँ पे वो अपने पास से एक स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहने लगते हैं कि ये मेरी तरफ से मेरे प्यारे से भतीजे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। यहाँ पे एक फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को देखकर किन्मो खुद भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक फर्स्ट क्लास का ग्रैंड मिस ट्रेजर है। जिस पर ब्रदर लिन मैंग कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, ये बच्चे के लिए खेलने की चीज जैसा है, और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है, और पता है वो ये कि बहुत ही जल्द तुम्हें दूसरा बच्चा भी होने वाला है। और क्या है ना, फ्यूचर प्रोटेक्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। अब तभी यहाँ पे लियार कहने लगती है कि फिर तो इसका मतलब ये है कि हमारा नन्हा लिटिल सी अब बहुत ही जल्द एक बड़ा भाई बन जाएगा। जिसमें वो भी कहता है कि हाँ, फिर मैं उसको ना अपने सारे टॉयज दे दूंगा और उसे बहुत प्यार करूंगा। जिसके बाद वो अपने डिसाइबल से कहता है कि मैं ब्रदर किन के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा, उसके बाद मैं लौट आऊंगा, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। अब गाइस, जैसा कि मैंने तुम सबको बताया कि जो सीनियर लिन मैंग है ये असल में सेकंड ग्रैंड मिस्ट कंट्रोलर हैं और इन्होंने भी बिल्कुल एक ऐसा यूनिवर्स को क्रिएट किया है जैसे कि अपने किन्मो ने पिछले सीजन में एक यूनिवर्स को बनाया था। और जो कॉइलिंग ड्रैगन यूनिवर्स को तुम देख रहे हो ना, जिसमें यूलान कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, तो असल में उस यूनिवर्स को इन्होंने ही क्रिएट किया। क्या तुमने अभी तक कॉइलिंग ड्रैगन नहीं देखा? हद है यार, क्या कर रहे हो तुमने? कॉइलिंग ड्रैगन जैसी सीरीज कैसे छोड़ दिया? अगर तुम थ्रोन ऑफ स्टील के फैन हो तो तुम इसे छोड़ ही नहीं सकते। इस वीडियो को देखने के बाद उस सीरीज को जरूर चेकआउट कर लेना। जी, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, बस तुम्हें जाके ढूंढने की देर है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्मो की तारीफ करते हुए यहाँ पे उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा बनाया गया वो जो ब्लैक होल रियलम है ना, वो ट्रूली रिमार्केबल है और ये बिल्कुल डायरेक्टली मेरे ग्रैंड मिस स्पेस से लीड करता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनकर तो किन्मो खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि सेकंड ब्रदर, मुझे लगा नहीं था कि आपको मेरे इस न्यू यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ पता होगा और उसके सीक्रेट्स का भी। अब ऐसे ही जब चाय पे चर्चा हो रही थी तभी यहाँ किन्नी उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है ये अगला एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कौन बनेगा? जिस पे वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मुद्दे की बात करते हो और यही बात ना तुम्हें सबसे ज्यादा अलग बनाती है। ठीक है, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। और तभी वो बताने लगते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि गॉड किंग
की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, लेकिन अगर उसका जो पर्सनल मेरिट स्कोर है वो इनसफिशिएंट होगा तो उनकी किस्मत में मानो लिख दिया गया है कि वो आगे चल के कभी भी एक